वेलकम टू जोरी एकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गुप्त काल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को किया था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किन साहित्यिक स्रोतों से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ऑप्शन में दिया गया है पुराणों से, स्मृतियों से, ऑप्शन सी है जैन एवं बौद्ध ग्रंथों से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जितने भी ग्रंथ दिए हुए हैं इन सभी ग्रंथों से हमें गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पुराण हैं उनमें कौन कौन से पुराण हैं तथा स्मृतियों में कौन कौन सी स्मृतियाँ आती हैं जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले जो है वो है मत्स्य पुराण, दूसरे नंबर पे आता है वायु पुराण और तीसरे नंबर पे है विष्णु पुराण। इन तीन पुराणों से हमें गुप्त साम्राज्य के विषय में तथा नारद स्मृति, पारशर स्मृति और बृहस्पति स्मृतियों से हमें गुप्त साम्राज्य के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखेंगे आपकी बौद्ध जो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ में आता है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है जो हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तथा जो जैन ग्रंथ है उसके बारे में वो यहाँ पे दिया गया है हरिवंश तथा कुवलयमाला ग्रंथ। ये जो है वो जैन ग्रंथ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी किसे बनाया। ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है उज्जैन, सी ऑप्शन है उदयगिरी तथा श्रावस्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। जो उनकी पहली राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन को उज्जैनपुर, जैसे यहाँ पे लिखा गया है वो है उज्जैनपुर वराधीश्वर, उज्जैनपुर वराधीश्वर। ये उज्जैन तथा पाटलिपुत्र को कहा गया है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती, प्रभावती का जो विवाह होता है वो रुद्रसेन के साथ होता है, जो कि उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के जो राजा थे उनके साथ प्रभावती का विवाह होता है, जो वाकाटक नरेश कहलाते हैं। अंत में जब उनकी मृत्यु हो जाती है रुद्रसेन की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो उज्जैन को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। आप देखेंगे कि जो गुप्त साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो यहाँ पे पूरा पंजाब, कश्मीर से लेकर के यहाँ पे पाटलिपुत्र स्थित था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। यहाँ पे गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी और बाद में यहाँ पे मालवा तथा उज्जैन को भी इन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया था। समुद्रगुप्त का जो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एरिया है, ये समुद्रगुप्त द्वारा जीता गया था, जो कि दक्षिणापथ भी कहलाता है। यहाँ पे उसके बाद ये चंद्रगुप्त के द्वारा कैप्चर किया गया ये वाला क्षेत्र था, जो कि बैंगनी कलर में आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद जो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये इस वाले गुजरात वाले एरिया को तथा मालवा क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन है हिंद यवन काल, कुषाणों के काल में, गुप्त काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। कुछ और क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे
किसके द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिंद यवन शासकों के द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए। और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए और शुद्ध सोने के सिक्के वो कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। ये आपको याद रखना है। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के थे उन्हें दिनार कहा जाता था तथा चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इन सभी फैक्टों को अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के निम्न में से किस गुप्त शासक ने चलाए थे? ऑप्शन है कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए थे। इन्होंने कुल 8 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख या हम कहें कि सबसे ज़्यादा सिक्के हमें जो प्राप्त हुए हैं वो हैं धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखेंगे कि वो 8 प्रकार के सिक्के एक बार आप नज़र मार लीजिए कि वो कौन कौन से थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे, आप देखेंगे सबसे पहला जो आता है वो है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, जो कि मैंने स्टार लगा के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है छत्र प्रकार के सिक्के, पॉइंट 3 में है पर्यंक प्रकार के सिक्के। उसके बाद है सिंघनता प्रकार के सिक्के, अश्वरोही प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के, ध्वजधारी प्रकार तथा चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के। ये 8 प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाए गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है फाहयान कहाँ का निवासी था? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो फाहयान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था, वो कहाँ का निवासी था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन का। ये चाइना से आया था। आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहयान भारत आया तथा उसकी जो पुस्तक है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। उसका नाम है फा को की, फाहयान की पुस्तक फा को की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त महेंद्र, कुमारगुप्त द्वितीय या बुद्धगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तों से। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि अजंता जो है जिसको कोई नहीं जानता हो, मतलब कि वो गुप्त है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल में उनका निर्माण हुआ था। कुछ इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में दिया गया है किस गुप्त शासक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताना चाहूँगा कि धार्मिक सहिष्णुता क्या होता है। एक राजा के सभी अधिकारी तथा प्रजा जो होती है वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकती है। जैसा कि आप चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये स्वयं तो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया तथा परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि इन्होंने स्वयं धारण की थी। किंतु इनके शासनकाल में जो इनके अधिकारी थे सचिव वीरसेन ने शैव धर्म को अपनाया था तथा जो इनका सेनापति था आम्रकारदव उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो अधिकारी हैं वो अलग अलग धर्म को अपना रहे हैं। तो इसी को ही क्या कहते हैं, धार्मिक सहिष्णुता की नीति कहते हैं। तो ये जो था ये सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनाई थी इस नीति को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों के उन्मूलन के दौरान इन्होंने 2 काम किए थे। आपको दोनों काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद करके रखने हैं। सबसे पहले इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए जिन्हें रुपयका कहा जाता है। इसके नाम हमने अभी पहले पढ़ा था। और उसके बाद इन्होंने व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए थे। व्याघ्र शैली के सिक्के इन्होंने चलाए थे तथा सोने के सिक्के चलाए जिन्हें दीनार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ इसमें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाह्यान एवं ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा था। आपको बताना है कि फाह्यान जो था वो किसके राज दरबार में आया था तथा ह्वेनसांग जो था वो किसके राज दरबार में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। सबसे पहले जो फाह्यान है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया और हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था वो आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उदयगिरी से प्राप्त गुहालेख। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का एक गुहालेख है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख तथा जो भीतरगांव अभिलेख है ये स्कंदगुप्त का अभिलेख है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के विजय यात्रा के दौरान कितने शासकों से उसका सामना हुआ। जो समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ की विजय की थी उसमें उसने कितने शासकों को हराया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 शासकों को उसने। पंचतंत्र महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र महाकाव्य लिखा गया है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विष्णुगुप्त, ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। और ऑप्शन नंबर ए विशाखदत्त के बारे में आप जानते ही होंगे, इन्होंने मुद्रा राक्षस एक नाटक लिखा है। इनका एक और नाटक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाटक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि पंचतंत्र जो महाकाव्य है उसे विष्णु शर्मा ने लिखा है और पंचतंत्र एक ऐसा काव्य है जिसका 50 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जो पंचतंत्र जो काव्य है उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और उसके बाद अपरीक्षा करित्वा। ये जो है वहाँ पे 5 भाग इसके पंचतंत्र के आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त शासक के बारे में यह कथन कहा गया जो प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त के बारे में ये कथन कहा गया था। समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा है तथा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय तथा विक्रमादित्य, इन्होंने 58 ईस्वी में विक्रम संवत की स्थापना की थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न गुप्त शासकों को कालानुक्रम अनुसार सजाइए। कुछ यहाँ पे गुप्त शासकों को नाम दिए गए हैं, आपको इन्हें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा वो होगा पॉइंट नंबर 4 श्रीगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य के
संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद उनके पुत्र थे घटोत्कच, जो कि पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है। उसके बाद थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद समुद्रगुप्त पॉइंट 1, उसके बाद आ जाएगा समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 6 पॉइंट, उसके बाद आ जाएगा स्कंदगुप्त 5 पॉइंट। तो मैच कर लीजिए 4 3 2 1 6 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में दिया गया है। गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? आपको बताना है कि जो कांस्य से निर्मित प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तानगंज से कांस्य निर्मित प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है सारनाथ, यहाँ पे बुद्ध की बैठे हुए मूर्ति प्राप्त हुई है। जो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में मथुरा से हमें बुद्ध के खड़े हुए आकार की मूर्ति प्राप्त हुई है मथुरा से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से भास द्वारा रचित नाटक कौन सा है? भास जो थे वो एक नाटककार थे। आपको बताना है कि इन्होंने किस नाटक की रचना की है। कुछ यहाँ पे ऑप्शन में नाटक दिए गए हैं, जैसे स्वप्नवास दत्ता, चारुदत्तम, प्रतिज्ञोधराण्यम तथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जितने भी यहाँ पे नाटक दिए गए हैं ये सभी भास द्वारा रचित नाटक हैं। आगे कुछ नाटकों के और नाम हैं तथा नाटककार के भी आपको देखना है। जैसे आपको पता होगा कि माल्काग्निमित्रम जो कि कालिदास द्वारा रचित है, और विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास द्वारा रचित नाटक है। ये 3 नाटक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये कालिदास के द्वारा रचित नाटक हैं। 2 नाटक और यहाँ पे दिए गए हैं, मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त का है, तथा देवी चंद्रगुप्तम ये भी विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस तो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, किंतु आगे आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देवी चंद्रगुप्तम के बारे में पूछा जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।